उत्तराखंड में इस समय बेहद ज़बरदस्त तरीके से उबाल है और हो भी क्यों नहीं। हालांकि मैं जिस तरीके से आपको बताना चाहता हूं वो शायद उनमें कुछ कमी आ जाए, क्योंकि आमतौर पर पत्रकारों के पास शब्दों की कमी नहीं होती, एक शब्दकोश होता है। पर इस घटना को बताते हुए शायद वो शब्दकोश कम पड़ जाए, क्योंकि इतना जघन्य अपराध आमतौर पर देखने को मिलता नहीं। अभी कुछ सालों पहले की बात है जब निर्भया कांड के बारे में पूरे देश ने जाना समझा। लोग लामबद्ध हुए निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए, और आखिरकार निर्भया के हत्यारों को, उसके बलात्कारियों को सज़ा मिली। निर्भया के साथ में बलात्कार हुआ था, और जिसकी वजह से देश जब एक बार लामबद्ध हुआ तो लोगों को लगा था कि शायद इस बार से ये हालात पैदा नहीं होंगे और बेटियों को सुरक्षित रख पाएंगे हम लोग। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद हैदराबाद में ऐसा देखने को मिला, और हैदराबाद में भी ऐसा ही घटनाक्रम सामने आया कि एक बेटी के साथ में बलात्कार हुआ और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने एनकाउंटर में उन सभी बलात्कारियों को मार गिराया, ऐसा पुलिस का कहना है कि एनकाउंटर हुआ था और उसमें वो तमाम जो बलात्कारी थे उन्होंने फायर किया और पुलिस को मारना पड़ा उन्हें। ऐसा ही एक अपराध कुछ सालों पहले उत्तरकाशी में देखने को मिला था, जब एक कपल उत्तरकाशी देवभूमि में घूमने के लिए आया था, और यहाँ पर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स ने और उसके साथियों ने मिलकर पहले उस लड़की के साथ बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। साथ ही उसके जो दोस्त आए थे उसकी भी हत्या कर दी गई। देवभूमि में आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं, और यही कारण था कि उत्तरकाशी में जब ये अपराध हुआ तो सभी, न केवल पूरे गांव वालों ने बल्कि उन बलात्कारियों के परिवार वालों ने भी अपने जो बेटे थे जो इसमें शामिल थे उनका साथ छोड़ दिया, उनसे अलग हो गए। ये लग रहा था कि कम से कम बेटियों के साथ में अब ऐसा अत्याचार नहीं होगा और ऐसी घटनाएं सामने नहीं आएंगी। लेकिन अभी एक और केस ऐसा आया सामने जिसने न केवल पूरे प्रदेश को हिला कर रख दिया बल्कि पूरे देश में इसकी चर्चाएं हो रही हैं, और ये चर्चा कोई अच्छी चर्चा नहीं है। एक ऐसी लड़की की कहानी जो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अपने पिता का सहारा बनना चाहती थी, उनके कंधे से कंधा मिलाकर घर परिवार को चलाना चाहती थी, मगर वो ऐसा कर नहीं सकी। अंकिता भंडारी की बात कर रहा हूँ मैं। अंकिता भंडारी 12th में 88% उसके मार्क्स आए थे, और उसके बाद उसने 1 साल का देहरादून से होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया। कुछ समय पहले अभी कोविड का दौर जब गुजरा था तो उस दौरान अंकिता के पिता की नौकरी चली गई थी। ऐसे में अंकिता ने कंधे से कंधा मिलाकर अपने पिता का साथ दिया और एक ऐसी नौकरी हासिल की जिसके बारे में वो सोचा करती थी कम से कम पिता का सहारा बन सकती हूँ और परिवार को चलाने में पिता की मदद कर सकती हूँ। जो कि होटल मैनेजमेंट उसने किया था, तो एक रिज़ॉर्ट में, यमकेश्वर के करीब एक रिज़ॉर्ट के अंदर उसने इंटरव्यू दिया, और उस दौरान इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हुई और उसकी नौकरी वहाँ लग गई। पिता भी बहुत खुश थे, बेटी भी बहुत खुश थी, क्योंकि उसके सपनों को मानो पंख लग गए थे। और लेकिन शायद ना तो उस बेटी को एहसास था इस बात का और ना पिता को एहसास था कि आने वाला अध्याय, आने वाला दिन, आने वाला वक्त कितना काला हो सकता है पूरे परिवार के लिए। हुआ भी ऐसा ही। ये रिज़ॉर्ट किसी रसूखदार राजनीतिक व्यक्ति से संबंध रखता था। यहाँ अलग अलग तरीके के लोग आया करते थे, दूर दराज से लोग आया करते थे। आमतौर पर यहाँ लोग घूमने आते हैं, लेकिन किनारों पर बसे रिज़ॉर्ट में लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है एक बात कहने के लिए, ये बात कहने में, कि बहुत से लोग यहाँ पर अय्याशी करने भी आते हैं। और शायद अंकिता को ये पता नहीं था कि जहाँ वो जॉब कर रही है, जहाँ उसको नौकरी मिली है, पहली नौकरी 19 साल की उम्र में, वो जगह इतनी ख़राब हो सकती है। उसने शायद कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। पर धीरे धीरे जब आप काम करते हैं एक जगह पर तो उसकी असलियत सामने आती रहती है, और धीरे धीरे कर अंकिता को बहुत सारी चीज़ें उसके सामने आती रहीं, और
यही कारण था कि अंकिता उसका विरोध करने लगी। इस रिजॉर्ट में अक्सर ऐसे लोग आते थे जो गलत कामों में लिप्त हुआ करते थे, और रिजॉर्ट के मालिक और वहाँ के मैनेजर्स खुद अंकिता से भी ये दबाव बनाकर काम करवाना चाहते थे, जो गलत काम है। अंकिता जिसके लिए तैयार नहीं थी। एक अच्छे परिवार की भले अमीर ना हो, लेकिन एक अच्छे परिवार की लड़की थी, और अंकिता को मालूम था कि क्या चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और क्या चीज़ें सही हो सकती हैं। अंकिता भंडारी अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी, ना कि इस तरीके के कामों में लिप्त रहकर अपने पिता का नाम खराब करना चाहती थी, और वही हुआ। उसने इस बात से इनकार करना शुरू कर दिया। दबाव लगातार बढ़ता चला गया। परेशान हो अंकिता ने अपने कुछ दोस्तों से इस बात को शेयर भी किया। रिजॉर्ट के मालिक पुलकित, जब उसको ये पता लगा कि अंकिता विरोध कर रही है, विद्रोह पर उतारू है और लगातार इस गलत कृत्य को करने के लिए मना करती आ रही, तो उसने उस पर अपनी तरफ से दबाव बनाना शुरू किया। लेकिन अंकिता ने बिल्कुल साफ तौर पर इनकार कर दिया, और पुलकित को निराशा हाथ लगी। और साथ ही अंकिता ने यह भी कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो इसकी शिकायत ज़रूर करेगी, और जो रिजॉर्ट में काला धंधा, गोरख धंधा चल रहा है, जो अय्याशी का धंधा चल रहा है, इसकी पोल भी वो ज़रूर खोलेगी। एक दिन ऐसे ही होटल के मैनेजर और पुलकित अंकिता को किसी बहाने से घुमाने के लिए कहीं नहर के करीब ले गए। वहाँ एक बार फिर से उन्होंने कोशिश की कि इस लड़की को समझा लिया जाए और इसे अपनी ही तरीके का बना लिया जाए, पर वो वहाँ फिर नाकाम हुए, और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। अंकिता को पुल के बीचों बीच नहर में फेंक दिया गया। 19 साल की लड़की ने बहुत कोशिश की अपने आप को बचाने की। 2 बार उसने कोशिश की कि किसी तरीके से वो किनारे पर आ सके, लेकिन बेरहम कातिल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। वो दूर खड़े खड़े देखते रहे, और अंकिता मौत की आखिरी सांसें गिनती रही। जब भी वो किनारे की तरफ लगती तो इन 3 में से कोई एक व्यक्ति जाता और उसे फिर से धक्का दे देता, और बड़ी बेरहम मौत अंकिता को मिली। इससे भी बेरहम हरकत की होटल के मालिक ने और वहाँ के मैनेजरों ने कि वहाँ राजस्व चौकी में 18 सितंबर को एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एक एप्लीकेशन लेकर पहुँचे वहाँ पर, और कहा कि उनके होटल में कार्यरत अंकिता गुमशुदा हो गई है और उसको ढूंढने में उनकी मदद की जाए। अब चूंकि मामला राजस्व क्षेत्र का था, इसलिए राजस्व पुलिस जितना कर सकती थी उसने किया, लेकिन आखिरकार जब धीरे धीरे लोगों में गुस्सा बढ़ता चला गया और अंकिता को ढूंढने की कवायद तेज़ करने की मांग होने लगी, तो ये मामला लक्ष्मण झूला पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र किया गया राजस्व पुलिस की तरफ से। वहाँ से लगातार इसको अंकिता को ढूंढने की कोशिश होती रही, और पर वो काफ़ी दिनों तक नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें जिस पर शक था, रिजॉर्ट का मालिक पुलकित और मैनेजरों को, पुलिस ने उठाया और अपनी भाषा में उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, तो वो जल्द ही टूट गए। और टूटने के बाद उन्होंने बताया कि आखिरकार क्या हुआ था, कैसे अंकिता उनकी बात को इनकार कर रही थी, कैसे उस गोरख धंधे से बाहर निकलने की वो खुद भी कोशिश कर रही थी, और गलत कामों को करने के लिए वो साफ तौर पर मना भी कर रही थी, और आखिरकार हम लोगों को उसकी हत्या करनी पड़ी। उसे नहर में डुबोकर उसको हमने मार दिया। बहुत ज़्यादा दबाव था। आप ये देखिए कि जब उन हत्यारों को पुलिस लेकर जा रही थी मौका वारदात पर, तो पब्लिक के अंदर इतना गुस्सा था। आमतौर पर जो उत्तराखंड के शांत लोग हैं वो इतने गुस्से में थे कि उन्होंने बड़ी बेरहमी से न केवल गाड़ियां तोड़ी, और बल्कि उन हत्यारों को मारने तक की कोशिश की। ये कानूनन रूप से जायज़ नहीं है, पर
क्रोध इतना ज़्यादा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए। कुछ पुलिसकर्मियों ने उन हत्यारों को बचाने की कोशिश की, जिसमें खुद पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं, लेकिन लोगों का गुस्सा बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। लोगों को गुस्सा इस कदर था कि वहाँ जब स्थानीय विधायक पहुँची तो उन्होंने उनकी गाड़ी तोड़ दी और इसके अलावा रिजॉर्ट के पीछे गोडाउन था, उसमें आग लगा दी गई। उनका मानना ये था कि ये पूरा जो सिस्टम जनरेट हुआ, जो अपराध का जो सिस्टम जनरेट हुआ, उसमें लगभग सभी लोगों का बराबर का रोल है, सभी लोगों की बराबर की हिस्सेदारी है। और यही कारण था कि लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। आखिरकार किसी तरीके से बचाकर हत्यारों को वहाँ से निकाला गया, उनके सारे कपड़े फाड़ दिए गए और बचाकर उनको निकाला गया और पुलिस किसी तरह से उनको एक ऐसी सेफ जगह पे लेकर आई जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकें, क्योंकि अब वो कानून के गुनहगार थे और कोर्ट के सामने उनको प्रोड्यूस करना बेहद ज़रूरी था। जिस हालात में थे, वो जिंदा थे, उसी हालात में उनको पेश करना बहुत ज़रूरी था। दबाव पुलिस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा था और सरकार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा था। अब बात आती है कि पुलकित इतना प्रभावशाली कैसे बना। पुलकित का भाई एक आयोग का अध्यक्ष और पुलकित के पिता बीजेपी के नेता हैं। हालांकि कल तक नेता थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कड़ा फैसला लिया और तुरंत उनको बर्खास्त कर दिया और बर्खास्तगी की वजह भी उन्होंने साफ तौर पर सबके सामने बताई कि बीजेपी में कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं रह सकती जिसका ऐसे क्राइम से कोई भी लेना देना हो। लिहाजा आगे की कहानी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, पर उसके लिए मैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहा हूं और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, कंटिन्यू चलती रहेगी, क्योंकि सभी उत्तराखंड वासियों को और देशवासियों को ये जानने का ज़रूर अधिकार है कि अंकिता के हत्यारों को आखिरकार क्या सज़ा मिलती है। एक सवाल ये भी उठता है कि अंकिता के साथ कहीं हत्या करने से पहले बलात्कार तो नहीं हुआ। उसके लिए हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।